हेलो बच्चों, आज हम लोग रेंज पे चलेंगे। पिछले क्लास में हम लोग डोमेन के प्रॉब्लम को देखे थे, तो आज हम लोग का दसवां लेक्चर होगा फंक्शन का। आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम और भी अच्छा कर सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके। और भी सिंप्लीफाई अगर करने का जरूरत होगा तो और भी सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, रेंज। तो रेंज होता क्या है? अगर y फंक्शन है x का, तो ये बात तो क्लियर है कि y डिपेंड करेगा किस पर? x पर। y अगर x का फंक्शन है मतलब y डिपेंड करेगा किस पर? x पर। और जब y x पर डिपेंड कर रहा है तो y का क्या वैल्यू होगा ये x डिसाइड करेगा, जिसके लिए हम सिस्टम डायग्राम अगर बनाएं तो ये हो गया इनपुट और ये क्या हो गया? आउटपुट। इनपुट दिए, आउटपुट आया, सपोज x2 पर आउटपुट आया कितना? y2। x3 पर आउटपुट कितना आया? y3। तो हमने डोमेन में क्या कहा था? वैसे इनपुट का कलेक्शन, वैसे इनपुट का कलेक्शन जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड हो, वैसे इनपुट के कलेक्शन को फंक्शन का डोमेन कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं रेंज क्या होता है। तो भाई हमने क्या कहा? इनपुट अगर डालेंगे तो आउटपुट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन पे। अगर हम इनपुट किसी फंक्शन में डाल रहे हैं तो वो उस इनपुट के लिए आउटपुट फंक्शन देगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो इनपुट उसके लिए सुटेबल ना हो सकता है कि उस इनपुट पर फंक्शन डिफाइंड ना हो। लेकिन अगर आउटपुट आया है, कुछ अगर आउटपुट आया है, इनपुट अगर हम भेज रहे हैं तो आउटपुट जो है वो आ भी सकता है, आउटपुट जो है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आउटपुट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर आउटपुट आया है तो इनपुट हर हाल में होगा। अगर आउटपुट आया है तो इनपुट हर हाल में होगा। इनपुट अगर हम भेज रहे हैं तो आउटपुट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आने का मतलब रियल आउटपुट। परंतु आउटपुट अगर आया है तो इनपुट हर हाल में होगा। कोई भी आउटपुट अगर फंक्शन दे रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग, उसके लिए जो इनपुट होगा वो हर हाल में एग्जिस्ट करेगा। तो वैसे आउटपुट का कलेक्शन, वैसा आउटपुट का कलेक्शन जिसके लिए इनपुट डिफाइंड हो। आउटपुट का कलेक्शन मतलब क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल का कलेक्शन, y का कलेक्शन, y यहां पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल का कलेक्शन जिसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो? एग्जिस्ट करे। वैसे आउटपुट का कलेक्शन जिसके लिए इनपुट एग्जिस्ट करे, वैसे आउटपुट के कलेक्शन को हम फंक्शन का रेंज कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन का बात करें तो क्या हो गया? The collection of values of dependent variable for which independent variable is defined। वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज का कलेक्शन जिसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करे, जिसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइंड हो, वैसे आउटपुट के कलेक्शन को हम फंक्शन का रेंज कहते हैं। या फिर हम ये कह लें कि जितना किसी भी फंक्शन का जो पॉसिबल आउटकम्स है, उस आउटकम्स का कलेक्शन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का जो पॉसिबल आउटकम्स है, उस आउटपुट का कलेक्शन फंक्शन का क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो हम लोग कुछ आज जो बात हम लोग करेंगे वो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन, उस स्टैंडर्ड फंक्शन का क्या रेंज होता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, और उसके आगे अगले क्लास में हम लोग इस पे बात करेंगे कि कैसे, क्या जनरल मेथड होता है फंक्शन का रेंज निकालने के लिए। वैसे आईक्यू ही मेनली यहां काम करेगा ज्यादा। फंक्शन का रेंज निकालने के लिए मेथड बहुत ज्यादा जगह काम नहीं करता। जो सवाल होता है वो आईक्यू बेस्ड होता है सवाल, तो आईक्यू लगा के फंक्शन के रेंज के प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो धीरे धीरे करके वो आएगा, एक्सपीरियंस होगा। जितना सवाल बनाइएगा उतना सवाल आप लोग बना पाइएगा अधिक से अधिक। तो देखते हैं धीरे धीरे करके हम लोग कैसे रेंज निकाला जाता है। फिलहाल हमने डेफिनेशन का बात किया रेंज का, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कैसे रेंज निकाला जाता है।
सो अगला पॉइंट है अपना रेंज ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। रेंज ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का रेंज क्या होगा, जिसमें से पहला है a sin थीटा प्लस, या a sin x मान लो, a sin x प्लस b cos x प्लस कितना c। इसका क्या रेंज होगा? a sin x प्लस b cos x प्लस c का रेंज क्या होगा? दूसरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या रेंज होगा? तीसरा x प्लस 1/x का क्या रेंज होगा? चौथा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, यानी ऊपर भी क्वाड्रेटिक और नीचे भी क्वाड्रेटिक हो तो रेंज क्या होगा? इतना का रेंज हम लोग देखते हैं। बाकी उसके अलावा जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका रेंज तो हमें पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या जो भी फंक्शन है ITF सबका रेंज हमने पढ़ा है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं किसका क्या रेंज होगा। सो फर्स्ट हम लोग मान रहे हैं a sin x प्लस b cos x प्लस c का। तो a sin x प्लस b cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। a sin x प्लस कितना b cos x बाय कितना रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट इंटू a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कितना cos x। और अगर हम इसको cos अल्फा मान लें तो ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस अल, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। सो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स को हमने इतना लिखा। अब चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है? -1 से लेके 1 तक। कोई भी एंगल हो, एंगल कुछ भी हो, रेंज वही होगा। तो साइन एक्स प्लस अल्फा का रेंज कितना हो जाएगा? -1 से लेके 1 तक। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा का रेंज कितना हो जाएगा? माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके कहां तक? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। इसका रेंज मतलब किसका रेंज निकल गया? a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का रेंज निकला माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके कहां तक? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए? प्लस c, तो c ऐड कर देते हैं। तो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c का रेंज कितना हो जाएगा? c ऐड करेंगे तो c माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से c प्लस रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। और ये हमारा पहला फंक्शन है जिसका रेंज हमने निकाला। अगर c का वैल्यू 0 होगा तो c के जगह पर 0 पुट कर देंगे। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब साइन और कॉस दोनों का एंगल क्या हो? सेम हो। जब तक सेम एंगल नहीं बनाएंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह काम कर जाएगा, a साइन एक्स प्लस b कॉस वाई रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। यहां कंडीशन है दोनों का एंगल क्या है? सेम है। जब तक एंगल सेम नहीं होगा तब तक हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? दूसरा फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये डिपेंड करेगा a पर। अगर a पॉजिटिव है, पैराबोलिक ग्राफ होता है, a पॉजिटिव, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, या फिर a निगेटिव। अगर a पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ होगा, a निगेटिव है तो ऐसा ग्राफ होगा। तो ये वर्टेक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है? माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई कितना? 4a। तो यहां भी माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई कितना? 4a। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहां ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और ये पैराबोला जा रहा है इंफिनिटी तक। तो यहां पर रेंज कितना हो जाएगा? माइनस डी बाई 4a से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। तब जब ए पॉजिटिव हो।
और जब ए निगेटिव हो तो क्या होगा, रेंज। जब ए निगेटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो उस समय रेंज कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, -d/4a तक। कब, जब ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज -d/4a से इंफिनिटी, और जब ए निगेटिव है तो माइनस इंफिनिटी से लेके -d/4a तक। क्योंकि हम जानते हैं ये एक्सप्रेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है जिसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये होता है, ए पॉजिटिव तो अपवर्ड ओपन होता है, ए निगेटिव तो डाउनवर्ड ओपन होता है। जब ए पॉजिटिव होगा तो ये मिनिमम हाइट है, यानी ये y का मिनिमम वैल्यू, y का मिनिमम वैल्यू कितना है, वर्टेक्स पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर, दैट इज -d/4a, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। वैसे जब ए निगेटिव होगा तो ये हाइट सबसे मैक्सिमम होगा, यानी y का मैक्सिमम वैल्यू माइनस इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर, दैट इज -d/4a के बराबर, और मिनिमम जाएगा कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, इसके आगे हम लोग तीसरा फंक्शन का देखते हैं, x प्लस 1/x, x प्लस कितना, 1/x। तो x और x am ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, am ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, gm। सो x प्लस 1/x/2, इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो a प्लस b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू gm, मतलब x इंटू कितना, 1/x, और ये कैंसिल हो गया। सो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2, यानी रेंज कितना हो गया, 2 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। रेंज हो गया 2 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। क्योंकि वैसे दूसरे तरीका से भी हम बना सकते हैं, x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। ये हर हाल में 2 या 2 से ज्यादा ही होगा। ये हो गया √x का स्क्वायर, प्लस ये हो गया 1/√x का स्क्वायर, माइनस कितना, 2 इंटू √x इंटू 1/√x, प्लस कितना 2। तो ये हो गया कितना, ये पूरा √x माइनस 1/√x का क्या, होल स्क्वायर, प्लस 2। ये इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, +2 है, तो पूरे का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 या 2 से बड़ा। क्लियर है। इसके बाद जब ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो और नीचे भी क्वाड्रेटिक हो तो क्या होगा, ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो और नीचे भी क्वाड्रेटिक हो तो क्या होगा, वो देखते हैं। तो इसके लिए इसको हम y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कितना, ax² प्लस bx प्लस c/dx² प्लस ex प्लस कितना f, और यहां y फंक्शन है किसका, x का। और जब y x का फंक्शन है तो रेंज का क्या मतलब, वैसा y जिसके लिए x डिफाइंड हो, y का वैल्यू चाहिए जिसके लिए x क्या हो, डिफाइंड हो। तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, और ये हो गया a माइनस dy इंटू कितना, x² प्लस b माइनस ey इंटू कितना, x प्लस c माइनस fy इक्वल टू कितना, 0। और ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, वो भी किस वेरिएबल में, x में। तो x में अगर क्वाड्रेटिक मान रहे हैं तो ये तो एक कंडीशन जाएगा ही, a माइनस dy नॉट इक्वल टू 0, यानी dy नॉट इक्वल टू a, यानी y नॉट इक्वल टू कितना, a/d। एक कंडीशन हमारा ये आया, इसको यूज करेंगे। अब चूंकि हमें y का वैल्यू चाहिए, y का वैसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए x क्या हो, डिफाइंड हो। x का मतलब इस इक्वेशन का रूट्स, x में ये वेरिएबल, x वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक है, तो x डिफाइन होने का क्या मतलब, इस इक्वेशन का रूट्स डिफाइन होना। और किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स डिफाइन कब होता है, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। सो फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइन होने के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। d मतलब कितना, b माइनस ey का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माइनस dy इंटू c मतलब c माइनस, और ये कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, ay² प्लस by प्लस k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हम इस इनइक्वालिटी को साइन स्कीम की मदद से हम सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने साइन स्कीम पढ़ा है, साइन स्कीम को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक का और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो फाइंड y यूजिंग क्या, यूजिंग साइन स्कीम, यूजिंग क्या, साइन स्कीम।
y का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, यानी ऊपर में क्वाड्रेटिक और नीचे में जब क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसको y मानेंगे, और जब y मान लिए तो यहाँ y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर, तो y फंक्शन हो गया किसका, x का, और जब y x का फंक्शन है तो रेंज का क्या मतलब होता है, वैसा y जिसके लिए x डिफाइन हो। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, वो भी x वेरिएबल में। हमें y का वैल्यू चाहिए लेकिन x डिफाइन हो, x डिफाइन हो मतलब इस इक्वेशन का रूट्स डिफाइन हो, और ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। तो किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स डिफाइन होने के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वही कंडीशन लगाया, और उसको जब अरेंज करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में आएगा, और जब सॉल्व करेंगे साइन स्कीम के मदद से तो वहां से वैल्यू निकल जाएगा किसका, y का। तो आज हम लोग का जो थोड़ा सा बेसिक जो हम लोग पढ़े कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का, वो इतना ही है। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम पे कि कैसे प्रॉब्लम को डील किया जाए। तो 4 स्टैंडर्ड फंक्शन का हम लोग रेंज पढ़े, और उस पर बेस्ड कुछ बेसिक प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका डीलिंग हो। सो फर्स्ट इज थ्री साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 1। दूसरा 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 माइनस 1। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और चौथा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। ये 4 प्रॉब्लम है, इसका हमें रेंज निकालना है। पहला सवाल देखते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, बेस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 1। डायरेक्ट a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c, तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू कितना है 1, और हम रेंज जानते हैं कितना, c माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से c प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस रूट अंडर a स्क्वायर 9 प्लस 16 25 से 1 प्लस रूट अंडर कितना 25, और ये हो गया कितना 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 से 1 प्लस 5 कितना 6। सो पहला का रेंज आया माइनस 4 से 6। दूसरा सवाल 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 माइनस कितना हुआ। अब इसमें एंगल सेम नहीं है, तो पहले एंगल को सेम करना होगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c, जिसमें एंगल सेम होना चाहिए। तो एंगल को सेम करना होगा। तो एंगल्स कैसे सेम करेंगे, सो 2 साइन एक्स प्लस इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 3 कॉस a प्लस b, कॉस a इंटू कॉस 60, कॉस a इंटू कितना कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन a इंटू कितना साइन पाई बाई 3 माइनस कितना 1, दैट इज कितना 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इंटू कॉस 60 1/2 माइनस साइन एक्स इंटू साइन 60 कितना √3/2 माइनस 1। सो इसको और इसको एक साथ रखते हैं, सो 2 माइनस √3/2 इंटू साइन एक्स प्लस 3/2 कॉस एक्स माइनस कितना हो 1। तो ये हो गया किसका वैल्यू a का, ये वैल्यू b का, और ये किसका वैल्यू हो गया c का। अब फॉर्मेट आ गया a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c, जहां c का वैल्यू कितना है -1। फॉर्मूला क्या होता है हमारा रेंज का, c माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से c प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। तीसरा है
तीसरा फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहां ए कैसा है? पॉजिटिव। ए क्या है? पॉजिटिव। तो जब ए पॉजिटिव है, ए जब पॉजिटिव होता है तो रेंज कितना होता है? माइनस डी बाई 4a से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये रेंज है। दैट इज इक्वल टू, तो डी का वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा? डी इक्वल टू बी स्क्वायर 9 माइनस 4a, सॉरी बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac 8 बराबर कितना? 1। सो रेंज कितना हो गया? रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो गया? माइनस डी बाई 4a। माइनस डी मीन्स माइनस 1 बाई 4a, 8 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये रेंज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट है y, फोर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना? 6। तो क्या करेंगे? इसको y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना? 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 5y(x) प्लस कितना? 6y। और ये इधर आ गया तो 1 माइनस वाई इंटू कितना? एक्स स्क्वायर। 1 माइनस वाई इंटू कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 3x कॉमन प्लस x कॉमन, तो माइनस 3 माइनस कितना? 5y प्लस 2 माइनस 6y इक्वल टू कितना? 0। अभी d फॉर x टू बी रियल, x को रियल होने के लिए, x टू बी रियल, क्योंकि हमें y यहाँ फंक्शन है किसका? x का। और जब y x का फंक्शन हो तो रेंज का क्या मतलब होता है? y का वैसा वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड हो। x मतलब इस इक्वेशन का रूट्स डिफाइंड हो। इस इक्वेशन का क्या डिफाइंड हो? रूट्स। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d मीन्स माइनस बी 3 प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई इंटू 2 माइनस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। सो 9 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 4 इंटू 2 माइनस 6y माइनस 2y प्लस 6y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 9 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 8 और 6 2 8y प्लस 8 चौक 32y माइनस 24y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 25 में से 24 गया तो कितना हो गया? y स्क्वायर। 30 और 32 कितना हो गया? 62y और माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। यहां से साइन स्कीम खींचेंगे, क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम। 2 रूट्स आएगा, एक अल्फा, दूसरा कितना? बीटा। और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो इधर प्लस इधर भी प्लस। हमारा रेंज क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से कितना? इन्फिनिटी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम था रेंज से रिलेटेड, जो डायरेक्ट हमारा जो फॉर्म हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा उस पर बेस्ड था। अगले क्लास में फिर हम मेनली हमारा था इसको जानना, जो हमने पढ़ा है आज स्टैंडर्ड फॉर्म्स, उसको जानना। अगले क्लास में फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे और उसके साथ जो हमारा मेथड होता है फाइंड करने का, रेंज फाइंड करने का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।